चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्टोपीडिया पर। और आज बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में। 2021 आने वाला है। मार्च 31, 2020 को करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में हम तलाश करते हैं एक ऐसे स्कीम्स की, ऐसे टैक्स सेविंग स्कीम्स की जहां पर हमें टैक्स तो बचे ही, साथ ही साथ हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिले। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग अलग टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में एक्टोपीडिया पर। साथ ही साथ जानेंगे उनके बेनिफिट्स और डिमेरिट्स को भी, और ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा है आपके लिए सही। देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। दोस्तों, जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो एक जो ट्रेडिशनल तरीका होता है एफडी कराने का, वो सबसे ऊपर आता है। आप एफडी कराते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग चाहिए तो आपको कम से कम 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट आपके पैसे को करना पड़ेगा। कुछ बेनिफिट्स होते हैं फिक्स डिपॉजिट में, आपको टैक्स सेविंग तो मिलती है। दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा आसान है, ट्रेडिशनल है और थोड़ा सा सिक्योर भी है। इसको बहुत आसानी के साथ आप किसी भी बैंक में चाहिए और उनको बोलिए कि आपको एफडी करानी है। 5 साल की टैक्स सेविंग वाली आपको करानी होगी एफडी। बहुत इजी होता है, आसानी के साथ में आपका जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएगा। और अब तो ऑनलाइन अकाउंट से भी आप एफडी करा सकते हैं, तो आप अपने ऑनलाइन अकाउंट पर लॉग इन करके भी एफडी कर लीजिए। 5 साल की टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सेक्शन 80C के हिसाब से आपको टैक्स में आपके रिबेट मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो मिलने वाला रिटर्न है वो बहुत ज्यादा होता नहीं है। ट्रेडिशनल है, 6 से 7% का एक एवरेज माना जाता है कि एफडी पर आपको रिटर्न मिलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली एक चीज होगी। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज आप ध्यान में रखिएगा वो ये है कि एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट को टैक्सेबल माना जाता है। जी हाँ, हर साल आपको जो भी रिटर्न उस पर मिलेगा वो आपको अपनी टैक्सेबल इनकम में जोड़ना होगा, यानी कि वो टैक्सेबल इनकम में आएगा। जो आपका मूल है वो टैक्सेबल नहीं है, बट उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट वो टैक्सेबल रहेगा। तो ये अगर आप कंसिडर कर सकते हैं, एफडी 5 साल के लिए आप करा सकते हैं। इजी है कराना और एक अच्छा सिक्योर भी माना जाता है। आपको पहले से पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है या फिर आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एफडी की तरह से ही दूसरा ऑप्शन जो है वो है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस ऑप्शन। जी हाँ, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट किया जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो आपके पॉलिसी के तौर पर उसकी इंस्टॉलमेंट ली जाती है। आपको पता नहीं होता है कि कौन सा हिस्सा और कितना हिस्सा इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की जो है कमी होती है इंश्योरेंस पॉलिसीज में। एफडी में क्या होता है कि एफडी में आपको सब पता होता है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि आपको पता नहीं होता है कि कहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा। दूसरी चीज, इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं उनको भी कमीशन मिलता है, तो फीस भी बहुत ज्यादा हो जाती है कहीं ना कहीं। हालांकि वो बोनसेस वगैरह मिल जाते हैं इंश्योरेंस पर आपको, लेकिन फिर भी एफडी के मुकाबले ये थोड़ा सा कमी रहेगा। और रिटर्न की भी बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं है, एफडी से भी कम रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। लगभग 5 से 6% तक के रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। हालांकि टैक्स रिबेट आपको इसमें मिल जाती है। तो ये ट्रेडिशनल तरीका ये भी है, एफडी के साथ साथ लोग इंश्योरेंस भी कराते हैं और उसमें आपको टैक्स रिबेट लेने की जो है वो आसानी के साथ आपको मिल जाती है। दोस्तों, जो तीसरी स्कीम है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप देख रहे हैं रिटायरमेंट की तरफ तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा। 6000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, 1 साल में आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 60 के बाद ही आपको पैसा मिलता है। इसमें आपका जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अच्छी बात यह है कि आपको पता होता है कि कौन सा पैसा कहाँ लगेगा और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसा जब लगता है तो उसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना है, तो एक अच्छी बात है। रिटर्न की बात करूं तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको इस पर मिलता है। जब शेयर मार्केट में पैसा लगता है तो लगभग 12% तक का रिटर्न माना जाता है कि मिल जाता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी 8 से 9% तक का इंटरेस्ट तो आपको मिल ही जाता है इसमें।
बात कर लेते हैं कि विड्रॉल कब होगा। देखिए 60 इयर्स के बाद ही आपको ये पैसा मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये आपके रिटायरमेंट का प्लान है। रिटायरमेंट की तरफ अगर आप देख रहे हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। 60 के पहले आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि फिर भी कुछ क्लॉजेस होते हैं कि जैसे कि अगर बीमारी वगैरह है तो आपको मिल जाएगा पैसा, लेकिन अमूमन 60 के बाद ही आपका पैसा। हाँ, एक और चीज, 60 के बाद भी आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 60% आपको एक मुश्त मिलेगा और बाकी का 40% जो है वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी स्कीम अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पर है पीपीएफ। जी हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर आपको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई सीमा नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, एक बार में 500 रुपए तो आपको कम से कम इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधा पैसा जाता है तो सेफ्टी तो रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो डूबने वाली है नहीं। गवर्नमेंट ने इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। बच्चों की पढ़ाई या फिर आप बीमारी की कंडीशन में आधा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और 5 साल के बाद आप पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। 80C के तहत आपको इसमें टैक्स सेविंग मिल जाएगी। और मजे की बात यह है कि इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है, यानी कि वो आपके टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। नंबर 5 पर है प्रोविडेंट फंड। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए मस्ट होता है, उनकी सैलरी का एक हिस्सा जो है वो प्रोविडेंट फंड में कटता है। हालांकि ये फायदेमंद होता है, एम्प्लॉयज को लास्ट में पैसा मिल ही जाता है। और अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो इसमें वॉलेंट्री भी आप अपने पीएफ के डिडक्शन को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो पैसा कटता है आपका महीने में उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज्यादा अमाउंट भी अपनी सैलरी से कटवा सकते हैं, क्योंकि उस पर आपको टैक्स रिबेट मिलेगी और साथ ही साथ आपको रिटर्न भी मिलेगा और आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़े। अब स्कीम्स गवर्नमेंट की ऐसी आ गई हैं कि उसमें आप चाहें तो एक जॉब छोड़ने से पहले भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं और ये सारी फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है। 80C के तहत इसमें भी आपको रिबेट मिलती है टैक्स में। तो ये प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो मैं ये वॉलेंट्री करता था कि डिडक्शन हो मेरा, पीएफ में अमाउंट कटे, क्योंकि उससे मुझे टैक्स रिबेट भी मिलेगी और साथ ही साथ मेरे को जो मेरी सेविंग्स हैं वो भी वहां पर चलती रहती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। 80C के तहत आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत अच्छा है, वो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कहीं और नहीं जाना तो सिंपली अपने एम्प्लॉयज को बोल करके अपने पीएफ रिडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी टैक्स सेविंग स्कीम मेरे हिसाब से प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए होती है। और आखिर में आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ा रिटर्न आपको मिलने की संभावनाएं इसमें होती हैं। 12% तक इंटरेस्ट रिटर्न आपका जा सकता है इसमें। और एक 3 साल या फिर उससे ज्यादा के पीरियड के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना होता है। ये म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है टैक्स सेविंग्स के लिए सिर्फ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप अच्छा रिटर्न चाह रहे हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है तो जितना संभावनाएं होती हैं ऊपर जाने की, घाटा होने की संभावनाएं भी उतनी ही बनी रहती हैं। तो सिक्योरिटी के रूप में देखा जाए तो इतना सेफ नहीं है, लेकिन अगर अच्छा रिटर्न आप चाह रहे हैं, बड़ा रिटर्न आप चाह रहे हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 साल कम से कम ये इसका लॉक इन पीरियड होता है। इस लॉक इन पीरियड को फॉलो करना जरूरी होता है। 80C के तहत आपको जो है टैक्स सेविंग्स मिलती है, टैक्स रिबेट मिलती है। और हालांकि इसमें आपको 2 से 3% तक जो है वो मैनेजमेंट फी देनी पड़ जाती है, ब्रोकर्स को कह लीजिए या फिर आप डेप्ट मैनेजर्स को कह लीजिए। तो ये एक इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थे वो 6 टैक्स सेविंग स्कीम्स जिसके बारे में हमने आज बात की। आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। आप देख लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इन सबको एक डिटेल में इंडिविजुअल वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं और देखते रहिए।